Hello friends, welcome to my channel at Impart Education. This is me Sana Zareen presenting this video before you. तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मेरे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने अपनी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी रखी थी कि अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आई मे प्रॉमिस टू यू कि आप लोगों को ना ही पासिंग मार्क्स मिलेंगे बल्कि 110 प्लस मार्क्स मिलेंगे सीटेट में, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो डिपेंड करता है मार्क्स, वो आपकी मेहनत पे है कि आपने कितनी वाइजली मेहनत किया है अपने पढ़ाई के लिए, और कितने अच्छे से PYQ सॉल्व किया है, लास्ट टाइम पे कितनी अच्छी रिवीजन की है, ठीक है ना। तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं देने वाली हूँ वो है CTP की, पेडागोजी की, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले डिस्कस करूंगी, उसके बाद जो अदर देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगी कि जैसे ही आपका जो पहला 6 टॉपिक्स कंप्लीट होता है उसके बाद अपना बाकी का टॉपिक कर लीजिएगा। टाइम जैसा रहेगा उस हिसाब से बाकी के टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर फील्ड में पूछा जाता है। हर फील्ड मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल स्टडीज़ EVS वगैरह हो, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर पियाजे वाइगॉत्स्की की थ्योरी की बात आती है, कॉलबर्ग की थ्योरी की बात आती है। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक थ्योरी जो इन दोनों के मतलब वेरी करता है, जो इन दोनों का थिंकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाइगॉत्स्की का बोलना है कि जो सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, लर्निंग जो होती है बच्चों में, वो डिफर कर जाती है सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन से। पर पियाजे का बोलना है ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, बाद में बच्चों का कॉग्निटिव पावर डेवलप होता है। पर दोनों का जो वेरिएशन है थॉट्स में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉलबर्ग का जो मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, क्लियरली मेन पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है डाल के पूछ ले, पर 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है डाल दे पेडागोजी में, पर आते ही आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। फिर NCF की बात की जाए तो NCF 2005 बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। फिर इसमें जो एम्फेसिस है वो पढ़िए आप लोग। क्या क्या पढ़ना है आप लोग को? एम्फेसिस पढ़ना है, रोल ऑफ टीचर पढ़ना है, एम ऑब्जेक्टिव हो गया या फिर थीम हो गया, ठीक है। या फिर अगर गोल की बात की जाए तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सब टर्म्स हर साल रिपीट होते हैं। तो आप लोग को एम, ऑब्जेक्टिव, थीम और गोल, ये सब चीज़ एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स। यानी कि मैथ्स का गोल पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, EVS का पूछ सकता है, नॉर्मल लैंग्वेज सोशल साइंस का पूछ सकता है, साइंस का पूछ सकता है कि थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसीलिए ये टर्म से आपको एकदम बिल्कुल फेमिलियर रहना है। उसके लिए आप लोग ये अच्छे से NCF 2005 पढ़िएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म को भी कभी कभी इसी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नैरो एम है, ब्रॉड एम है सब्जेक्ट्स का, मैथ का, साइंस का, ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व अगर किया होगा एक भी, तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि NCF एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, ठीक है ना। बहुत बार लॉजिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं NCF के अंदर, तो आपको अगर NCF अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आप नो डाउट आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो अगेन ये भी बहुत हैवी मार्क्स कैरिंग पार्ट है ये। अगेन ये 5 मार्क्स के अराउंड इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। इसके अंदर आती है लर्निंग डिसएबिलिटीज़, ठीक है। इसके अंदर आती है लर्निंग डिसएबिलिटीज़, तो इसको भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। लर्निंग डिसएबिलिटीज़ में आपका आ जाएगा डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है। और जो बाकी सारा फेशिया है, ये सब चीज़ सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्लियरली क्वेश्चंस आते हैं डिसेबिलिटीज़ से, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी क्या सक्सेस है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। फिर उसके बाद डेट्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का सॉल्व करे थे तो उसमें मैंने देखा कि डिसेबल्ड फ्रेंडली जो स्कूल है वो कब आया था, तो मतलब कब ये लागू हो गया था, 2020 में ये लागू हो गया था। तो ये डेट्स वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक है। कि अगर जैसे कि क्लास की बात कर लेंगे, अगर उस क्लास में मतलब इतने बच्चे हैं तो कितना % बच्चा बाहर से आ सकता है क्लास के अंदर, मतलब साल के बीच में कितना % सीट रिजर्व होते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से पढ़िएगा। लैंग्वेज अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन या उससे ज़्यादा ही का आ सकता है लैंग्वेज एंड थॉट से। तो स्किल, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन ये सब अच्छे से कीजिएगा। पेडागोजी में आएगा, मतलब सीडीपी में तो आ ही जाएगा पेडागोजी में, अगेन देन दूसरे सब्जेक्ट्स में डाल के पेडागोजी में पूछा जा सकता है लैंग्वेज से क्वेश्चन, ठीक है। फिर जेंडर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर साल जेंडर से क्वेश्चन आता है, मैथ्स में डाल दे, साइंस में डाल दे, कहीं भी डाल दे, ईवीएस में डाल दे, लेकिन जेंडर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जेंडर से आता है। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के जो 6 तक के टॉपिक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी भी हाल में इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 110 से अबव आए। पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा वेट कैरिंग पार्ट है सीटेट का, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। कम टाइम है, पेडागोजी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बाकी जो क्लासेस के जो मैथमेटिक्स है, ये तो चलो ठीक है, लास्ट मोमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी पहले से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे, 1 या 2 दिन भी दे दोगे, उतना काफ़ी है। छोड़ देना, ज़्यादा मत घुसना, नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम में, ज़्यादा नया चीज़ नहीं सीखना है, ठीक है। पेडागोजी पढ़ो, थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम से दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना है। 1 to 6 जो है जेंडर तक जो मैंने बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। अगेन उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आपको टीएलएम पढ़ना है। टीएलएम भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने नीचे मेंशन किया है, ठीक है ना। तो फिर ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इसको भी अच्छे से पढ़ना है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस कैसे होती है, डायग्नोसिस पहले तो जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा मतलब उसके अंदर जा रही है, टीचिंग कितनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो रही है, जो वे जो टीचिंग का है वो कितना सक्सेसफुल है, बच्चा कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो क्यों नहीं सीख रहा है, उसकी रेमेडी होनी चाहिए, रेमेडियल टीचिंग किस फॉर्म में आनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। टीएलएम में हमारा बुक्स आ जाता है कि बुक्स अगर है तो किस तरीके का बुक यूज़ होना चाहिए, बुक्स कैसा होना चाहिए कि बच्चा थोड़ा इंटरेस्टिंग फील करे उसको पढ़ने में, और फिर बुक का जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, इजी लर्निंग कैसी हो सकती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है ना। फिर आजकल वीडियो और जो वीडियो मतलब वीडियो वगैरह से भी पढ़ाई होता है, तो ये सब ठीक है। कितना हद तक ये सक्सेसफुल है, किस किस सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ आप लोग को ये सब टॉपिक पढ़ के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आरटी एक्ट की बात कर रही हूँ। आरटी एक्ट 2009 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी रोल है हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ टीचर क्या है, फिर एक जो वेरिएशन है अर्बन टीचर्स, जो अर्बन टीचर है उस और जो रूरल टीचर्स है, तो इन दोनों में जो एक बड़ा रेशियो का डिफरेंस है, वो रेशियो कितना है, कैसे उसको इरेडिकेट किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ पढ़ने से ये सब पॉइंट्स कवर हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 नंबर भी हो सकते हैं, तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। जैसे टाइम हो मिलता जाता है इन सबसे ना, एंड में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशन टॉपिक तो ऐसा है जैसे कि थोड़ा आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, पर टाइम मिले तो पढ़ लेना, फॉर श्योर आपके हाथ में 2 नंबर आ जाएंगे। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है ना, कि जैसे कि साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में थोड़ा सा मतलब कुछ एक रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंजाइम का यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा याद नहीं हो पा रहा है, तो टीचर थोड़ा अगर उसको केमिकल फॉर्म में बता दे कि कैसे ब्रेक हो रहा है, कैसे नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ब्रेकेज कहाँ पे हो रही, कौन सी बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा नया बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा ईजी थोड़ा समझ में आ जाता है टॉपिक, है ना। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड जो सब्जेक्ट है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट को मिला करके पढ़ाने की बात की गई है कि ऐसे करके बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करेंगे, ज़्यादा अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे टाइम मिलता गया तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये मोटिवेशन और इंटीग्रेटेड अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एटलीस्ट आपके हाथ में 4 to 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को भी कोशिश कीजिए अच्छे से करने का। ब्लूम टेक्सोनॉमी से तो मैंने बता ही दिया है, 2 नंबर के आसपास के मतलब मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर आरटी एक्ट की बात की जाए तो 2 से 3 मार्क्स, ठीक है ना, इसके हाथ में है 2 से 3 मार्क्स। आरटी एक्ट अगर आप पढ़ लेंगे 2 से 3 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल और ये डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग, अगर इन दोनों की अगर बात किया जाए तो ये दोनों भी मिला करके 3 से 4 मार्क्स आपको दिला देंगे, तो इसीलिए टॉपिक में नहीं छोड़ना है, सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो में आप लोगों को शायद नीचे का नहीं दिख रहा है, आई एम सो सॉरी। अब आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, मैंने बगल में मार्क्स लिख दिया है, ठीक है ना।
तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको सामने में रख के अपने वर्ड्स में, अपनी राइटिंग में लिख लीजिए, अपने सामने एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को अपने ब्रेन में रखनी है कि मतलब एग्जाम देने से पहले ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब ट्रिक्स है, आप ट्रिक्स की तरह समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब कुछ ट्रिक्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इससे आप लोगों का एग्जाम ईजी रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। अगर ये आपके ऑप्शन में रहती है तो ये जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आंसर होता है, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और जनरली आंसर होता है, तो एक दिमाग में रखना है कि चलो भाई चांसेस हैं ऑल ऑफ द अबव ही हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है टीचर शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज चिल्ड्रन। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जहाँ पे टीचर को प्रायोरिटी दी जाए तो वो आंसर श्योरली नहीं होगा, ठीक है ना। टीचर्स को कहीं प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, हमेशा स्टूडेंट की प्रायोरिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है ना। हर हाल में एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है, कैसे उससे बेटर सोसाइटी मेंटेन की जा सकती है, उसकी बात हो रही है। तो हमेशा स्टूडेंट को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर टीचर शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज चिल्ड्रन, ये आप लोग को ध्यान में रखना है वाला बात। मदर टंग, जहाँ पे बच्चा अपने मदर टंग में बात कर रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उस पर कोई नया लैंग्वेज इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कोऑपरेशन असिस्ट कोलैबोरेशन, जहाँ पे बच्चा कोऑपरेशन करके पढ़ रहा है, ग्रुप में पढ़ रहा है, कोलैबोरेशन में पढ़ रहा है, पियर्स से सीख रहा है, तो वो सब हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा, वो सब आंसर, ठीक है। कोलैबोरेशन असिस्ट और कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा करके पढ़ रहा है तो वो चीज़ बेटर है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आंसर जो है इसी से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेप्ट और नॉट, ये चीज़ जहाँ पे आता है वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर एक्सेप्ट की बात हो रही है, मतलब एक ब्रॉड वे में कुछ एक्सेप्ट किया, मतलब ब्रॉड वे में किसी चीज़ को अपनाया जा रहा है और एक चीज़ को निकाला जा रहा है उस बड़े चीज़ से, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सही निकालने की बात हो रही है किसी चीज़ को, किसी फैक्टर को, तो वो मतलब बहुत हद तक आपको श्योर होना है कि वो सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक्टिविटी इंक्वायरी इंटरैक्शन की जहाँ पे बात हो रही है, अगेन मैंने कहा ना इंटरैक्शन की जहाँ पे बात हो, 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अगर इंटरैक्ट करके कुछ अगर बच्चा सीख रहा है तो या फिर बच्चा इंक्वायरी मतलब जो एजुकेशन है एक बच्चे की वो इंक्वायरी की तरफ जा रही है, या बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सब चीज़ हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव है, वो आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर टीचर शुड नॉट रेस्ट इन एनी केस, टीचर को मतलब किसी तरह से टीचर को आराम नहीं करना है, कोई भी आंसर जो टीचर को आराम दे रहा हो वो नहीं होगा फॉर श्योर। स्टूडेंट थिंकिंग शुड बी इनहेंस्ड, स्टूडेंट की जो थिंकिंग है वहाँ पे जहाँ पे उसकी थिंकिंग बढ़ने की बात हो रही है उस पॉइंट को हमेशा टिक करना है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, वो हमेशा मतलब पॉजिटिव आंसर है, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जहाँ बच्चे की थिंकिंग की बात हो रही है, उसकी जो सोच है उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो आंसर श्योरली हो सकता है, ठीक है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात मैं कर रही थी, पहले भी मैंने बताया है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है उसको ज़रूर पढ़िए, मतलब जैसे कि डिसलेक्सिया है, अफेजिया है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है ना, कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम एक बच्चा फेस कर रहा है, मतलब नंबर्स के साथ कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो ये मैथमेटिकल एक तरह का डिसेबिलिटी है, मतलब मैथ्स के ही व्यू में आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे, किसी को अफेजिया की प्रॉब्लम होती है, अफेजिया होता है पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब बच्चा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपने जो विचार है वो सामने रख नहीं पाता है, या बोल नहीं पाता है ठीक से, अपना मतलब अपनी मेंटल कंडीशन बता नहीं सकता, या मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब प्रॉब्लम हो गया कि ज़्यादा ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया बच्चा, कुछ कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद फिर एक डिसलेक्सिया होता है, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, जो रीड करने में जो प्रॉब्लम पाई जाती है ना वो डिसलेक्सिया। और एक और डिसेबिलिटी है डिसग्राफिया, जो राइटिंग डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, मतलब राइटिंग एबिलिटी बच्चे में अच्छे से नहीं डेवलप होती, फाइन मोटर स्किल जो होता है ना कि माइंड में सोच रहा है बच्चा, लिख रहा है, वो एक साथ नहीं हो पाता है, तो ये डिसग्राफिया है। तो ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम वो सब अपने दिमाग में रखेंगे तो आराम से ये सब जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। फिर उसके बाद रोट मेमोराइजेशन और क्रैम, ये बच्चे को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब रोट सिस्टम पे बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसा कुछ आंसर रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों को छोड़ देना है। मेमोराइज करने की, अगर कोई आंसर बात कर रहा हो, कोई क्वेश्चन बोल रहा हो तो उसको एकदम मतलब उसका आंसर मेमोराइज करना एक बच्चे को, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है।
फिर उसके बाद मतलब ये सब चीज़ नेगेटिव में है ना, तो ध्यान रखें कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड तो कैसा आपको आंसर करना है। आंसर कम्प्लीटली आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देना होगा, ठीक है। कॉमन सेंस की मतलब जो करके जो आंसर देना होता है ना यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करके, वो बहुत होता है, ठीक है ना, क्योंकि सारा पेडागॉजी है। पेडागॉजी है मतलब कि आप अगर टीचर बन रहे हैं तो आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, तो ये चीज़ जानना चाहता है सीटेट आपसे, ठीक है। तो इसीलिए पूरा जो सिचुएशन है उसको अच्छे से मतलब हाइपोथेसाइज कीजिए, और एज अ परफेक्ट टीचर जो एक टीचर की जो क्वालिटीज़ है वो अपने अंदर ढालिए, और उस तरीके से सोचिए कि अगर सिचुएशन वैसा हो तो क्या कर सकता है, क्या चीज़ बेटर ऑप्शन है, ठीक है। उस हिसाब से आंसर्स को मार्क कीजिए। उसके बाद फिर जो पीयर ट्यूटरिंग जो होता है, मतलब कि जो बच्चे आपस में जो सीखते हैं वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसकी बात की जाती है किसी आंसर में कि पीयर जो ट्यूटरिंग होता है, बच्चे अपने कलीग्स सॉरी नॉट कलीग्स अपने जो क्लासमेट्स हैं उन सब से अगर सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात हो रही है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है तो अगर ये मतलब पॉजिटिव है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक आंसर हो सकता है। अगर बच्चे की अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, बच्चे के लर्निंग की बात हो रही है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एक पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद से नन ऑफ द अबव, अगेन नन ऑफ द अबव जो है और एक्सेप्ट और नॉट, ये थोड़ा सा ना मतलब ध्यान देने वाले टॉपिक थे, ठीक है। ये सब में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप का अगर आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब हो जाता है जनरल केस में नन ऑफ द अबव, आप लोग को देख लेना है कि दो तीनों में से कोई ऑप्शन टैली तो नहीं कर रहे ना क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो ये सब पे ध्यान रखना है। बट ये सारे टॉपिक्स देने के बाद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ गाइस, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट 2 days यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 2 days। 2 दिन बना के देखो फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, आप लोगों को बहुत आइडिया होगा, बहुत सारी जो आप लोगों की कॉमन सेंस जो मैं बोल रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। एक माइंड सेट होगा, एक ब्रेन सेट होगा, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप्स के आंसर्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस पैदा होगा आपके अंदर कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया, मुझे पूरा आइडिया है। तो एटलीस्ट 2 दिन कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 दिन कीजिए। उसके बाद सारे टॉपिक्स को कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा और आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है ना, तो फॉर श्योर एग्जाम देने मत जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन ये टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी और सब्जेक्ट के जो है वो मैं सारे अपलोड करूँगी, इसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट के डालूँगी, और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये टॉपिक मेरी आप लोगों को अगर पसंद आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।